सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय खासा मुफीद है। हमारा विषय है सतह से शिखर, कहां बदली डगर। संदर्भ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी स्थापना के 41 साल पूरे कर लिए। आज से ठीक 41 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। 41 साल के इस राजनीतिक सफर में भाजपा ने राजनीतिक दल के तौर पर तमाम उतार चढ़ावों को देखा। एक पार्टी जो अपनी स्थापना के बाद होने वाले पहले आम चुनाव में महज 2 सीटें हासिल कर पाई हो और तब भी नारा यह लगा रही हो कि अब की बारी अटल बिहारी, तो ऐसी महत्वाकांक्षाओं के बीच में ऐसा निराशा भरा नतीजा किसी भी पार्टी को हमेशा के लिए दफन कर सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों में नहीं बल्कि केवल 2 सीटों के आंकड़े में सिमट जाने के बावजूद भी समाप्त नहीं हुई। नए सिरे से शुरुआत की और कुल मिलाकर भारत में एक लंबे अंतराल के बाद लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाकर आज अस्तित्व में है। दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि वह इस समय न केवल देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बताती रही कि पार्टी विद डिफरेंस। पार्टी ने अपने आप को अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहा। बड़े स्तर पर यह माना गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कैडर पर विश्वास रखता है, कैडर के तहत काम करता है। विचारों के संदर्भ में स्पष्टता, विचारों के संदर्भ में आक्रामकता भाजपा की लंबे समय तक पहचान रही। लेकिन पिछले कुछ समय में भाजपा में बदलाव है। जो लोग भाजपा को गाली दिया करते थे, भाजपा को कोसा करते थे, भाजपा को लेकर अपने तमाम आरोप प्रत्यारोपों के साथ समाचार पत्र की सुर्खियां बना करते थे, वो तमाम लोग आज भाजपा की जय जयकार करते हुए नजर आते हैं। उन्हें भाजपा में भारत का और दुनिया का भविष्य दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में जिन लोगों को तमाम परेशानियां थी, आज उन्हें स्तुति गान करते हुए हम भाजपा के संदर्भ में देखते हैं। यह भाजपा की वैचारिक जीत है, राजनीतिक जीत है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 41 साल के इस सफर में भाजपा उन मूल्यों के प्रति कितनी प्रतिबद्ध रही जो उसकी संस्थापना के समय उद्घोषित किए गए थे। जानने की कोशिश यह भी है कि 1980 से पहले भी जब 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा संघ के संरक्षण में जनसंघ नाम का राजनीतिक दल अस्तित्व में आया था, क्या उन सरोकारों से, उन सूत्रों से आज भी भाजपा के तार जुड़े हुए हैं? जानने की कोशिश यह भी करेंगे कि भाजपा के इस द्रुत गति से चल रहे अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में क्या अन्य राजनीतिक दलों के लिए देश में कोई गुंजाइश बचेगी कि नहीं बचेगी। इन तमाम सवालों के, भाजपा की उपलब्धियों के, भाजपा के बदलाव पर आज हमारे से चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, जिनके संदर्भ में हम उम्मीद कर सकते हैं कि निरपेक्ष भाव से वो भाजपा की इस यात्रा की मीमांसा करेंगे। लेकिन उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम विषय पर चर्चा के माध्यम से आने वाले समय की आहट को सुनने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का, और हमारा आज का विचार सूत्र संगठन के संदर्भ में समर्पित है, क्योंकि भाजपा की पहचान एक संगठन के तौर पर रही है। तो संगठन के संदर्भ में हमारे पास जो विचार सूत्र है वो ये कहता है कि समानी व आकृति समाना हृदयानि व समान मस्तु वो मनो यथा व सुस्वहाति सती। अर्थात आप लोगों का संकल्प, निश्चय और भाव, अभिप्राय एक समान रहे, आप लोगों के हृदय एक समान हो, आप लोगों के मन समान हो, जिससे आप लोगों का परस्पर का कार्य सर्वत्र एक साथ अच्छी प्रकार हो सके। ऋग्वेद के इस सूत्र को क्या भाजपा ने आज भी अपने आप में आत्मसात कर रखा है, जो उसकी सफलता की कहानी को लिखने का आधार भूमि बनता है? ये मीमांसा का विषय है, और इस मीमांसा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार सामान्य वेद प्रताप वैदिक जी खास तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने जनसंघ के और भाजपा के इस सफर को बड़ी नजदीकी से देखा है। हमारे साथ में बादल सरोज जी हैं। जिस कैडर की बात हम कर रहे हैं तो बादल सरोज जी वामपंथी चेहरा हैं, भाजपा के इस सफर के वो साक्षी हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं। जिस साल भाजपा का गठन हुआ उसी साल प्रताप भानु शर्मा जी को सांसद बनने का मौका विदिशा संसदीय क्षेत्र से मिला। वह भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में इस समय मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में पक्ष रखने के लिए चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं, उज्जैन के सांसद रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। और भाजपा तो नरेंद्र मोदी के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने वाले जाने माने राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी हमारे साथ हैं। तो निशांत जी, खास मौके पर खास उपस्थिति के लिए आपके आभारी हैं।
तो ये तमाम पैनल हमारे साथ में और चर्चा की शुरुआत वेद प्रताप वैदिक जी से करते हैं और वैदिक जी से समझने की कोशिश करते हैं कि भाजपा की इस यात्रा को वो किस निगाह से देखते हैं बतौर पत्रकार। लेकिन हम उनकी बात को सुने उससे पहले दो बयान साझा करते हैं आपसे अपनी स्क्रीन पर। एक, भाजपा की स्थापना के समय जो कुछ उसके संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था वो, और दूसरा, आज भाजपा के लिए गौरव का विषय बने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर क्या कुछ कहा। एक बार वो बयान सुनते हैं और फिर वैदिक जी के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, ये सब कोरे झूठ होते हैं। लेकिन कुछ लोगों और संगठनों द्वारा इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। हमें इस विषय में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें बहुत जानकारी के साथ देशवासियों के बीच जाते रहना होगा, उन्हें जागरूक करते रहना होगा। ये काम कुछ लोग जो ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, नैरेटिव बदलने का काम करते हैं, काल्पनिक भय खड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग हैं ज्यादातर तो वो हैं जो अपनी पराजय को स्वीकार न कर पाने की वजह से करते रहते हैं। तो दो स्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं। आज से 41 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी का आत्मविश्वास, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भरोसा जो उस समय जाहिर किया गया था वो भविष्य में फलीभूत, और इस कदर फलीभूत कल्पना कम ही लोगों को दी। और दूसरी ओर जिसने इसे फलीभूत किया वो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा के कमल को देश में खिलाने का काम किया, वो आज आशंकित दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो इसकी रोशनी में वैदिक जी, अब आपकी टिप्पणी भाजपा के सफर पर। देखिए, जो भाजपा बनी जी, तो उसके पहले अध्यक्ष बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वाजपेयी जी का जो भाषण बंबई में हुआ जी, उसको मैंने सुना था। उस जमाने में नवभारत टाइम्स में पहला लेख उस पर मेरा ही छपा था जी, और जैसा कि शायद आपको पता है जी, अटल जी मेरे घनिष्ठ मित्र थे। हालांकि मुझसे 20 साल बड़े थे उम्र में, जी, लेकिन उनसे बहुत घनिष्ठता थी, वैचारिक समानता थी। उनके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों आर्य समाजी थे जी, और हम लोगों का एक पारिवारिक संबंध भी था। जी, तो मैं तो डॉक्टर लोहिया के साथ भी काम करता था जी, और ये अटल जी को पता था कि मेरे विचार कैसे हैं। उनमें संकीर्णता नहीं है, उनमें सांप्रदायिकता नहीं है, उनमें पीछे देखूपना नहीं है, प्रगतिशीलता है। जी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब अटल जी ने अपने भाषण में गांधीवादी समाजवाद का नारा दिया। जी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आपने खुद कहा कि 2 सीटों वाली भाजपा रह गई, कुछ मिला ही नहीं उनको। जी, लेकिन उसके बाद जब अडवाणी जी ने शुरू किया राम मंदिर वाला आंदोलन, जी, तो उसमें भी मैंने देखा कि किस तरह से जनता जुड़ती गई, मामला आगे बढ़ता गया और अडवाणी जी और अटल जी में सामंजस्य भी बना रहा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी, वरना इस तरह के 2 नेता अगर किसी और पार्टी में होते, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी जो बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, उसमें भी दंगल हमने देख लिया। लेकिन ये बड़ी अद्भुत बात है कि अटल जी और अडवाणी जी दोनों सहयोगी बराबर सौमनस्य बनाते हुए आगे बढ़े और भाजपा को उन्होंने सत्तारूढ़ कराया। जी, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अटल जी के व्यक्तित्व को था। जी। वो बड़े उदार थे, बहुत दरियादिल थे
और कभी वो ऐसी बात नहीं कहते थे जिससे विरोधियों का दिल दुखे। जी अगर किसी बात से लोग नाराज भी होते थे तो उनको मना लेते थे। जी और उसी का कारण है कि भाजपा को बहुत व्यापक स्वीकृति मिली, जी लेकिन आडवाणी जी का भी उसमें बड़ा योगदान रहा। तो मैं समझता हूं कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है जी और उसमें अब भी कोशिश हो रही है कि जो उस पे तमगा लगा हुआ है संकीर्णता का, सांप्रदायिकता का, पीछे देखो पार्टी का, उसको दूर करते जा रहे हैं। उसमें आपने देखा कि कई इस्लाम के बारे में जो कहा जाता था पहले, यानी आज़ादी के पहले, और मुसलमानों के बारे में जो कहा जाता था, उस तरह की बातें अब भाजपा में जरा बंद हो गई हैं कहना। जी सोच समझ थोड़ा सा बदला है, उदारता आई है। और अब जैसे मंदिर बन रहा है तो उसके साथ मस्जिद भी बन रही है। जी और मैं तो इस पक्ष में हूं कि जैसे मंदिर को बनाने में मुसलमान लोग भी अपना योगदान कर रहे हैं, ऐसे मस्जिद को बनाने में भी देश के सारे सब धर्मों के, संप्रदायों के लोगों को योगदान करना चाहिए, क्योंकि सब भगवान की जगह हैं, सबका आदर हमारे मन में होना चाहिए। मैं एक बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा वैदिक साहब, लेकिन मेरे सवाल विषय के साथ में है, वो है सतह से शिखर कहां बदली डगर। जिन अटल जी के व्यक्तित्व से आप बड़े प्रभावित हैं, तमाम राजनीतिक दल भी अटल जी की जय जयकार करते हैं, पर यह सच्चाई है चुनावी राजनीति के अंतर्गत कि जब अटल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी केवल 2 सीटों पर ही नहीं सिमटी थी, बल्कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व स्वयं भी जनता के स्तर पर खारिज हो गया था माधवराव सिंधिया के मुकाबले ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से, जो ग्वालियर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि हुआ करती थी। जी। जानने का विषय यह है कि जिस अटल जी की इतनी स्वीकार्यता थी, इतना जिनका पराक्रम था, इतने सरल वो थे, तो अभी भाजपा शीर्ष पर उनका नाम लेकर महज 182 सीटों तक पहुंची। कुछ ना कुछ तो भाजपा ने बदला, जिसके कारण 182 से 282 और अब 303 पर भाजपा है। क्या उन्हीं नीति पर चलते हुए भाजपा यहां तक पहुंची जो अटल जी और आडवाणी जी के दौर में था, या डगर बदली गई और उस डगर के बदलाव ने भाजपा को देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार लाने में मदद की? उस डगर पर आपकी टिप्पणी? देखिए, डगर तो बदली है, इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। लेकिन बल्कि ये कहो डगर तो बदली है जी, मगर माहौल भी बदला है जी, विरोधी नेता कोई देश में है नहीं जी, कि जो भाजपा का मुकाबला करता। जी, पिछले 10-12 बरस में मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के आने के पहले, जी, तो ये लग रहा था किसी तरह से गाड़ी खींच रही है, जी, कोई नेता तो था नहीं सामने। जी, इसलिए भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया, स्पष्ट बहुमत मिल गया। 30 साल में पहली बार एक बहुमत की सरकार देश के अंदर बनी। जी, तो ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब देखिए जब भाजपा सत्ता में है तो उसको उसी दृष्टि से काम करना पड़ रहा है जो दृष्टि अटल जी ने चलाई थी। उदारता दिखानी पड़ रही है। जो अटल जी ने दृष्टि दिखाई थी उसी रास्ते पर चल रही है सरकार, ये दावा है वेद प्रताप वैदिक जी का। इस दावे के संदर्भ में परीक्षा लेने के लिए 2 शख्स मेरे साथ में हैं, एक बादल सरोज जी और दूसरे निशांत वर्मा जी। पहले निशांत जी के पास ही चलते हैं और निशांत जी से जानना चाहते हैं कि निशांत जी इत्तेफाक रखते हैं वैदिक जी की टिप्पणी से, जो अटल जी की राह थी उसी पर चल रही है वर्तमान सरकार, सहमत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए मैं अटल जी से शुरुआत नहीं करूंगा जी। बहुत छोटा हो जाएगा टॉपिक। जी, आपने कहा कहां बदली डगर, जी, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी 1950 के दशक से, जब भारतीय जनसंघ बना। जी, जब आरएसएस उस पार्टी के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, गुरु गोलवालकर ने मना तक कर दिया। शुरुआत वहां से हुई। जी, भारतीय जनसंघ इनकी पेरेंट बॉडी थी, जी, जिसको माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडर प्रेसिडेंट रहे। जी, उन्होंने क्या लाइन और लेंथ दी इस पिच पे भारत पे, जी, वो हमें समझना जरूरी है। जी। जब तक हम भारतीय जनसंघ को नहीं समझेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ राजनीति जो करंट है उस पे आके अटक जाएंगे। जी, अखंड भारत, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान से रेफ्यूजियों को रिहैबिलिटेट करना, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, खास करके खाना और कपड़ा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, सिंगुलर भारतीय कल्चर, सबको समान अधिकार, कास्ट क्रीड धर्म छोड़ करके, रीएडजस्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार की बाउंड्रीज, ये थे इनके मेन मुद्दे, जिसकी बदौलत भारतीय जनसंघ, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा
बिना लाल कृष्ण आडवाणी जी की जीवनी को कोट किए, जो उन्होंने मुझे सप्रेम भेंट की थी 2 साल पहले जब मैं उनसे मिला। जी मैं इसके सिवाय कोई भी इधर उधर की बात नहीं करता। जी। दीनदयाल उपाध्याय साहब ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करी थी जब भारतीय जनसंघ फॉर्म हुआ। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म होता है जिसमें सारे लोगों को साथ लेके चलने की बात है। भारतीय जनसंघ की ये बड़ी कमाल की बात है, ये समझना इसलिए जरूरी है डॉक्टर साहब, क्योंकि भारतीय जनसंघ वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो शुरुआत में तो गुरु गोलवालकर ने साथ नहीं दिया, क्योंकि आरएसएस किसी भी पॉलिटिकल वेंचर में ना जाना चाहती थी ना साथ देना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनसंघ के अंदर कई वर्कर्स थे, कार्यकर्ता, जिनकी बदौलत वर्ष दर वर्ष 1950 के बाद की बात कर रहा हूं, जब हमारे यहां इलेक्शंस होने शुरू हुए, इनकी संख्या जो सीटें जीत के आते थे, कम लड़ते थे, अच्छे जीतते थे। अगर आप इसका इतिहास निकाल के देखेंगे तो 1975 से पहले तक और 1977 में भी जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी मोर्चे के थ्रू इन्होंने लड़ाई लड़ी, कंटेस्ट किया इलेक्शन, मान के चलिए इन्होंने कम से कम 225 सीटें लड़ी और 93 सीटें इनकी 77 में आई जी। आप मान के चलिए जो भारतीय जनसंघ था और सबसे बड़ा दल उस घटक दल यही था। लेकिन निशान जी का आवाज चली गई है कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण। निशान जी मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा क्योंकि आपकी बात पूरी सुना जाना जरूरी है। देखिए मेरे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, एक दिशा दी है निशांत वर्मा जी ने, इसकी रोशनी में और जो सवाल वेद प्रताप वैदिक जी से था कि कुल मिलाकर अटल जी की रीति और नीति से तो 182 से ऊपर जा नहीं सकी भाजपा, और 5 साल स्पष्ट बहुमत से सरकार चलाने के बाद देश के द्वारा खारिज कर दी गई भाजपा, खारिज कर दिए गए अटल बिहारी वाजपेयी। तो बदला क्या ऐसा जिसके चलते 282 और 303 पे पहुंचे चिंतामणि जी? देखिए हमारी ना नीति बदली है, ना नीयत बदली है, ना सिद्धांत बदले हैं, ना हमारा दर्शन बदला है जी। क्योंकि हमारी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दर्शन पर आधारित है, अपने सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे अपने नेता है, हमारी अपनी नीति है, हमारी अपनी नीयत है, हमारा अपना दर्शन है और हमारे अपने कार्यक्रम। हमें किसी से सीखने की या किसी से उसकी नहीं। हम जो नीति तब जब सन 1951 में पहली बार जनसंघ बना और जो उद्देश्य हमारे सामने थे, उन्हीं उद्देश्यों को हमने जन कल्याण को सामने रखा। हमने जो पिछली पंक्ति का व्यक्ति है, जो उसकी सेवा और उसके जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा, जो आज तक जारी है। जो प्रधानमंत्री की सारी नीतियां उन्हीं पर है। हमने जो हमारे मूल मोटो, जो पंच निष्ठाएं हमारी रखी थी, वही आज भी जारी है। हमने कहा लोकतंत्र में हम विश्वास रखेंगे, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से सब कुछ करते हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हमने कहा हम गांधीवादी समाजवाद का पालन करेंगे। हमने कहा हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता रखेंगे। तो सबका साथ सबका विकास, ये हमारे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का एक प्रतिमान, हमारी सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का एक बिंदु है कि हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है। हमने कहा कि हम मूल्य आधारित राजनीति रखेंगे, तो मूल्यों पर आधारित ये हमारा आदर्श है। हमने कहा हम राष्ट्रवाद में, जो राष्ट्रवाद हमारा ध्येय होगा, हमारा उद्देश्य होगा, तो हम राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। और हमारे जो 3 बिंदु थे और कि ये होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा एक कार्यकर्ता के मन में था कि ये होना चाहिए, और हमने भी तय किया कि भाई 370 हटना चाहिए। तो पार्टी ने तब तय किया था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तो हमने, जब हम सत्ता में अब आए, हमने हटा दिए। जब वो कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो तब से आंदोलन चल रहा है। राम मंदिर को हमारा तब से समर्थन था। देखिए राम मंदिर बनने को है और अब वो समय आएगा बहुत जल्दी के जब जो कॉमन सिविल कोड भी, रिफॉर्म सिविल कोड भी हम, हमारी सरकार ही तो वो भी लागू होगा। तो ना हम अपने नीति से रोकना चाहूंगा चिंतामणि जी, आपने कहा कि हम अपने विचारों से कभी अलग नहीं हुए। अटल जी की सरकार बनाने की खातिर इन तीनों विचारों को किस अलमारी में बंद किया था, वो अलमारी हम लोग आज भी खोज रहे हैं। इन तीनों विचारों के संदर्भ में आपने स्पष्ट तौर पर अपने आप को पीछे हटा लिया। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई श्रेय नहीं देना चाहते इस उपलब्धि के संदर्भ में कि पार्टी 282 और 303 के आंकड़े तक पहुंची, 20 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही? क्या इन लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके संदर्भ में आप रेखांकित कर पाए 41 साल के सफर के संदर्भ में कि आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि पिछले 1 दशक के अंदर पार्टी ने कैसे हासिल की? जैसे चल रहे थे वैसे भी हासिल हो गई। कुछ नहीं किया इन लोगों ने, आपके नेताओं ने कुछ अलग करके नहीं दिया, कोई अलग दृष्टि नहीं दी, कोई अलग नेतृत्व नहीं किया।
आप परिवर्तन के कौन से तल पे बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं पार्टी के सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, लेकिन देखिए समय तो बदल रहा है। कल का दिन आज का दिन नहीं है। कल जो है कल जो था वो आज नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि समय बदल जाता है, क्योंकि नदी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, और दूसरी बार कूदेंगे तो आदमी भी बदल जाएगा। इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि क्या बदला, ये कैसे सरकार आई। ये हमारे विचारों की प्रति जो प्रतिष्ठा हुई है, हमारे प्रति विचारों का के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ा, उसकी परिणति है। ये लोगों को लगा कि हम इस देश में परिवर्तन कर सकते हैं। ये लोगों को लगा कि हम इस देश में जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसको जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उसको आगे ला सकते हैं। ये लोगों का विश्वास बढ़ा। अब इसमें ये कहें कि क्या आप इधर श्रेय नहीं देना चाहते? जो हमारी नीतियां थी उन्हें बहुत अच्छे से लागू किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, और उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास बढ़ा। अब इसमें यहाँ श्रेय का तो कोई बात आती नहीं, लेकिन चूंकि आप हिमांशु जी राय पत्रकार की दृष्टि से देखते हैं तो फिर तमाम प्रश्न निकालते रहिए, लेकिन हम हमारे सिद्धांतों पर, हमारे दर्शन पर और हमारी जो आदर्श है उस पर जनता का और जनमानस का विश्वास बढ़ाइए। सीतामढ़ी जी, मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं तो शायद आपको मेरे सवाल से ना इत्तेफाकी खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास विचार अपनी स्थापना के समय ही था, जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई। विचार आपको बाद में नहीं मिले, आपके पास नेतृत्व भी था। उस समय भी आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्हें सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के तौर पर आप लोग बताते हुए नहीं अघाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल भंडारी, प्यारेलाल खंडेवाल जैसे संगठक भी थे। पर इसके बावजूद भी देश ने आप पे भरोसा नहीं किया। 1984 के चुनाव के संदर्भ में, 1989 के चुनाव के संदर्भ में, बाद में होने वाले लगातार चुनावों के संदर्भ में, और जब आपको 5 साल जोड़ तोड़कर सरकार चलाने का मौका भी मिला तो इंडिया शाइनिंग के बावजूद भी देश की जनता ने आपको बुरी तरीके से खारिज किया। 2004 के चुनाव में, 2009 में लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भी जब आप मैदान में गए, जनता ने आपको खारिज किया। लेकिन 2014 और 2019 में उसी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बहुत स्पष्टता के साथ व्यक्त किया। क्या कोई डगर बदली गई? इसके संदर्भ में आपसे सवाल है, क्या आप उत्तर खोज पाए तो साझा करें। और आपका मानना है वैदिक जी के अनुसार कि कोई सामने चुनौती नहीं थी इसलिए आपको यह सफलता मिल गई है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो भी हमें कोई एतराज नहीं। आपके ऊपर है, आप जो उत्तर देना चाहें। हिमांशु जी, लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति का एक ही माध्यम है सेवा, और जनता को जो है वो लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना जी। तो हमने लोकतंत्र के प्रति जागरूक किया, कारण हमारी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। तो उसमें ये नहीं है भाई, ये तो लोकतंत्र की परिपक्वता है। आप उस लोकतंत्र की परिपक्वता में छल छिद्र ढूंढ रहे हैं, आप उसमें नकारात्मक राजनीति के तरीकों की कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं, वो गलत है। केवल इतना है कि हमने सेवा की, हमने लोगों को विश्वास पैदा किया, और हमारा जो लोकतंत्र निरंतर सुदृढ़ हुआ। हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो प्रशिक्षित हुए और वो अपना भला बुरा सोचने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। हो सकता है आगे जाकर के हम 400 सीट जीते, और ये लोकतंत्र की परिपक्वता। चिंतामणि जी का कहना है कि लोकतंत्र जैसे जैसे परिपक्व होता गया वैसे वैसे भाजपा बढ़त बनाती गई। अब ये समझने का विषय है कि लोकतंत्र के परिपक्व होने की प्रक्रिया 96, 98 और 99 तक रही, और फिर से भारत में लोकतंत्र अब परिपक्व होना शुरू हो गया तो वो 2004 और 2009 में व्यक्त हुआ, जब भाजपा की सीटें लगातार गिरती गई। फिर से लोकतंत्र परिपक्व होना शुरू हुआ, और 2014 और 2019 में परिपक्व लोकतंत्र देश में दिख रहा है। पर निशांत वर्मा जी की बात अधूरी रह गई थी। एक बार फिर निशांत जी के पास चलते हैं, जो जनसंघ से लेकर भाजपा की यात्रा को रेखांकित कर दे। जी निशांत जी, माफी चाहूंगा, तकनीकी कारणों से आपको बीच में रुकना पड़ा। जी, मैं उस समय ये बता रहा था अपनी तरफ से कि जनसंघ की यात्रा जो थी वो अपने आप में डगर बदल के भारतीय जनता पार्टी में आई 1980 में। मान के चलिए, सबको पता है कि जनता पार्टी ने डुअल मेंबरशिप के नाम पे बहुत सारे लोगों को निकाला था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी सब थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब फॉर्म करी तो कहते तो जरूर है कि फाउंडर जो है उनकी आइडियोलॉजी जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की है, लेकिन उस और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो आइडियोलॉजी थी उसका कहीं भी देखने को नहीं मिला। इसीलिए जब ये बार बार कहा जाता है
कि भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद जब पहली बार इलेक्शन में आई लोकसभा में तो 2 ही लोग जीते थे। एक गुजरात से एक व्यक्ति जीता इनका और एक अटल बिहारी वाजपेयी जीते थे, और उसके बाद इनकी संख्या बढ़ती। मैं संशोधित करना चाहूंगा निशान जी के अटल बिहारी वाजपेयी 1984 में नहीं जीते, आंध्र प्रदेश से एक सीट भाजपा के हिस्से में आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी माधवराव सिंधिया के मुकाबले 2.25 लाख वोटों से चुनाव में खेत रहे थे। तो इसीलिए मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये जो उसके बाद जो नंबर बढ़ा तो ये अपनी आइडियोलॉजी भूल गए। इनका सामना सिर्फ कांग्रेस पार्टी से था कि जिस तरीके से कांग्रेस, क्योंकि बीजेएस भारतीय जनसंघ भी नेहरूवियन थॉट प्रोसेस के खिलाफ बनी थी और ये गांधी नेहरू थॉट प्रोसेस के खिलाफ बने, तो इन्होंने अपनी पूरी आइडियोलॉजी छोड़ दी और सिर्फ इतना ही किया कि अब हमें सीटें जीतनी है। जबकि अगर आप आरएसएस, जो कि मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं आरएसएस का, लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी देखेंगे तो वो राजनीति से बिल्कुल परे है। लेकिन जब आरएसएस के लोग राजनीति में घुस गए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये पूरी की पूरी डगर बदल गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2004 में मैं वेद प्रताप वैदिक जी की बात से एक चीज से सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, कौन था अटल बिहारी के सामने जो पड़ गया भारी? कोई भी नहीं था, लेकिन पूरे के भारत ने एक नया लोकतंत्र दिखा दिया इनको। उसके बाद 2014 और 19 की जब आप बात करते हैं तो मेरा यह मानना है कि इस देश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंटी इनकम्बेंसी पे खेलती है। मनमोहन सिंह की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 2024 या उससे पहले मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गीता का उपदेश है, उसके अंदर साफ कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। कोई ये मान ले कि नहीं अब तो हम हिल ही नहीं सकते, यही अपनी आइडियोलॉजी से और डगर से भटकने का पहला सूचक। तो 2024 को लेकर संभावना देख रहे हैं निशांत वर्मा जी, लेकिन मैं बादल सरोज जी आपके पास आना चाहता हूं। और क्या वाकई आप महसूस करते हैं कि भाजपा ने अपनी डगर बदल ली, या भाजपा ने अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता भर बदला है? मंजिल के संदर्भ में भ्रम नहीं था, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 की कश्मीर से समाप्ति, जो मेन एजेंडे थे, जब मौका मिला प्रचंड बहुमत के साथ तो भाजपा अपने उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है। क्या कहेंगे बादल जी भाजपा के सफर पर? देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी की सफलता और विफलता का जोड़ बाकी जी कितनी सीट्स जीती कितनी सीट्स हारी के आधार पर किया जाना ठीक नहीं है जी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का मूल तत्व होता है उसकी विचारधारा, उसकी नीति जी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को बॉम्बे में हुई थी, जो अब मुंबई हो गया है जी, उसने एक टर्निंग पॉइंट दिया था। अब तक की जिस जनसंघ की विचारधारा की बात हो रही है उसमें एक टर्निंग पॉइंट दिया था और उन्होंने गांधीवादी समाजवाद के रास्ते को अपनाया था जी, जिसे उन्होंने छोड़ दिया जी। दूसरे बार उसके बाद वो नए तरीके के एक नए रूप में आए थे, नए अवतार में आए थे, और वो अवतार था स्वदेशी आंदोलन का अवतार जी। उसे उन्होंने बीच में ही दफन कर दिया जी। उसके बाद वो आए थे कि वो शुचिता और चाल चरित्र का नया राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे जी। इसके बारे में मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। कि उन्होंने इसका क्या हाल किया। और चौथा वो सवाल लेकर आए थे कि पार्टी विद ए डिफरेंस जी। इन चारों ही चीजों को जो उनके हिसाब से इस राजनीति में नई थी और भारतीय जनता पार्टी के होने के औचित्य को ठहराती थी, उसको उन्होंने एकदम इस तरीके से त्याग दिया है कि अब वो नजर नहीं आती है जी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस 40 साल के दौर में इतनी तेजी के साथ फैली है कि भाजपा नाम की पार्टी लुप्त हो गई है जी। हम दो और हमारे दो तक सीमित होकर रह गए जी। मैंने एक राजनीति विज्ञान के छात्र के रूप में और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में भारतीय जनसंघ में, भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक बहसें देखी हैं जी। सुंदर सिंह भंडारी हुआ करते थे, मुरली मनोहर जोशी जी हुआ करते थे, अडवाणी जी हुआ करते थे, राजनीतिक चर्चाएं होती थी, बहसें होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके का आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। इसलिए भाजपा जितनी फैली है राजनीतिक पार्टी सांगठनिक रूप से, वो उतनी ही अधिक लुप्त हो गई है एक राजनीतिक संगठन के रूप में एक जी। और जितनी वो फैली है उतनी ही ज्यादा वो सिकुड़ी है जी। हम लोग अटल जी और अडवाणी जी की बात कर रहे हैं, उनसे हमारी राजनीतिक मतभिन्नता थी, लेकिन उनकी जो व्यापकता थी वो व्यापकता इसलिए थी कि वो लोगों के बीच में, जैसा कि आदरणीय वैदिक जी ने कहा, कि वो लोगों के बीच में स्वीकार्य थे क्योंकि उनका व्यवहार
असहमति के प्रति भी उतना उग्र नहीं हुआ करता। जी। भारतीय जनता पार्टी का एक मौलिक योगदान है, भारतीय जनता पार्टी के नए संस्करण का जी मौलिक योगदान ये है कि देश में से राजनीतिक विमर्श पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। देश में से भी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर में कोई ये सवाल नहीं उठा था कि हमारे मतलब आरएसएस और बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता जिस स्वदेशी की बात करके घूमा करते थे लोगों के बीच में, वो स्वदेशी आज कहां चली गई, और फॉरेन से लेकर सब्जी की दुकान तक ये फॉरेन एफडीआई कहां से आ गई। तो इन सारे चीजों पर प्रश्न नहीं हो रहे हैं। इसलिए केवल मंदिर बना लेना या धारा 370 वाला प्रश्न ये भावनात्मक सवाल है। असल में राजनीतिक पार्टी की राजनीति होती है देश की जनता को किस तरीके से समृद्ध किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है या रीमोल्ड किया जा सकता है। उस रीमोल्ड के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सारे के सारे चरित्र को खो चुकी है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं जी, ये जो जीत के आंकड़े आप दिखा रहे हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर आई थी जी। और इस वक्त 2019 में और 2014 में पार्लियामेंट की जिस मेजोरिटी का दावा आप कर रहे हैं वो कांग्रेस युक्त भाजपा है जी। वो कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा बात की बात है, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा है। तो आप किस लेवल पर, किस स्तर पर जाकर राजनीतिक अवसरवाद को ले रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल है जी। जिनके खिलाफ जिन गिरफ्तारियों की मांग को लेकर ये पिछले चुनाव की आम सभाओं में भाषण दे रहे थे, अब उन्हीं अधिकारी बंधुओं के लिए, शारदा घोटाले वालों के लिए, इन सब लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं। तो सीटें जीतने के चक्कर में मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान संस्करण ने, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व वाले संस्करण ने इस देश की राजनीति को बहुत अधिक अवमूल्यित किया है, बहुत अधिक इस देश की राजनीति को अवमूल्यित किया है, ये कहना है बादल सरोज। बादल सरोज चुनाव में जीत को किसी पार्टी की सफलता के तौर पर आंके जाने के खिलाफ है, पर कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियां अगर चुनाव लड़ती हैं तो उसमें जीत हार को मूल्यांकन का विषय क्यों नहीं बनाएंगे? उन्हें मिलने वाले वोटों को लेकर चर्चा क्यों नहीं करेंगे? बादल जी, जानने का विषय विचार को लेकर आपका आग्रह इतना है, पर आप संसद में और विधानसभाओं में कहां हैं, यह सवाल तो पूछा जाएगा। और भाजपा हर तरफ क्यों दिखाई दे रही है, यह सवाल भी पूछा जाएगा। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि भाजपा ने जो सपना देखा था, अटल जी ने जो कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, 20 राज्यों में देश के कमल खिला हुआ दिखाई दे रहा है। निगाहें बंद कर लेंगे बादल सरोज इस खिले हुए कमल को देखने से? कमल किसके हाथ में खिला हुआ है? कमल तृणमूल कांग्रेस के उन आर्थिक अपराधियों को जिनके लिए वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे पिछले चुनाव में, उनको लिए वोट मांगते हुए खिलाए। तो अगर इस कीमत पर ही राजनीति की सफलता को आंका जाना है तो इसमें यू कैन विन ए बैटल बट यू विल लूज ए वार। आप लड़ाई जीत सकते हैं पर आप युद्ध हार रहे हैं। एक सैद्धांतिक बात बादल सरोज जैसे प्रतिबद्ध राजनेता की है, विचारक की है। हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी भी और निशांत वर्मा जी। पहले चिंतामणि जी की बात सुन लेते हैं निशांत जी, फिर आपके पास कहने के लिए तो विस्तार से रहेगा ये मुझे पता है, पर चिंतामणि जी की बात सुनना चाहिए आपको, ऐसा मेरा आपसे भी आग्रह है। जी चिंतामणि जी, क्योंकि आपकी पार्टी के संदर्भ में चर्चा है और कम से कम 3 तो प्रतिबद्ध आपके विरोधी यहां बैठे हुए हैं। वैदिक जी से आप कोई उम्मीद रख सकते हैं? नहीं, मैं तो सबका सम्मान करता हूं, हम तो लोकतंत्रवादी है, यही गाली देने में विश्वास रखते हैं, यही शब्दों का प्रयोग और यही जो है ये अभी बात कर रहे थे कि हम तो हमारे जो की पार्टी है केवल ये एकमात्र पार्टी है जिसका अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के बीच से आता है। पता नहीं होता कि अब कौन अध्यक्ष होगा और कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ कोई महारानी की कोख से पैदा होकर माफ करें चिंतामणि जी, कम से कम ऐसा तर्क तो ना दें। 1980 में बनी हुई पार्टी ने आज तक अगर अध्यक्ष का एक चुनाव लड़ाया हो तो यहां पर आप बता दें कि ये 2 लोग चुनाव मैदान में थे और लोकतंत्र के तहत हम लोगों ने इसको चुना और इसको हराया। एक उदाहरण अगर आपके पास में हो तब जाके इस तर्क के साथ बात करिए, नहीं तो अन्यथा कोई टिप्पणी करने के मायने नहीं है। जेपी नड्डा जी किस चुनाव के तहत चुने गए? हमारा अध्यक्ष जनता से आता है, कार्यकर्ता से आता है। और दूसरी बात कि ये मुद्दे खत्म हो गए हैं। बादल जी बड़ी बात कर रहे थे कि मुद्दे खत्म हो गए हैं और ये तो विपक्ष का खोखलापन है, ये तो कांग्रेस का और तमाम विपक्षी पार्टियों का खोखलापन है कि मुद्दे खत्म हो गए हैं या आंदोलन की स्थितियां खत्म हो गई, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि आपके पास कुछ नहीं, इसलिए आप तो 50 खोखले जो है वो आंदोलन खड़े करते हैं, खोखली बातें करते हैं,
क्योंकि आपके पास लीडरशिप नहीं है, क्योंकि आपके पास नेता नहीं है, आपके पास नीति नहीं है, आपके पास ईमानदारी नहीं है, तो आपके पास विचारधारा नहीं है, इसलिए आप सिमटते ही जाएंगे। हम संपन्न है, हम समृद्ध है, क्योंकि हमारे दिलों में देश सेवा करने का मानता है, इच्छा शक्ति, और वो हम उसको प्रतिरूप में, कार्य रूप में ला रहे हैं। तो देश के संदर्भ में करने का मादा अब केवल और केवल भाजपा में है। विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति है, इसलिए ये कहीं दिखते नहीं है। ये कहना चिंतामणि मालवीय जी का है, उनके चिंतन का निष्कर्ष है। कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं निशान जी, उनकी बात सुनते हैं, फिर प्रताप भानु जी के पास चलेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ है और इस चर्चा में अभी तक उनकी कोई भूमिका हम नहीं ला पाए। जी निशान जी, आपकी टिप्पणी, फिर प्रताप भानु जी के पास चलूंगा। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट रखूंगा। मालवीय जी, कहीं भी ऐसा ना बोलिए कि महारानी के कोख से निकले बच्चे भाजपा में नहीं है। ग्वालियर का घराना दिखा देंगे तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हाहाकार बच जाएगा महारानी के कोख के लिए। और जहां मैं नोएडा में इस समय हूं, इस समय माननीय राजनाथ सिंह के पुत्र ही यहाँ पे एमएलए हैं, पंकज सिंह। तो यहाँ ना जाइए, मैं बहुत लंबी लिस्ट दूंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि जैसा ये कहा जा रहा है कि भटक और डगर से भटकना क्या बात है, मैं छोटी छोटी बातों में नहीं जाना चाहता कि आज की तारीख का राजनीति क्या चल रहा है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन आप बताइए, जो बलिदान मुखर्जी का हम सपना लेके चलते इस देश में, अखंड भारत का, वो था पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल, यानी कि अब जो बांग्लादेश है, वो सब मिला करके आपने उसको कन्वर्ट कर दिया विद इन इंडिया। अखंड भारत के अंदर खाली कश्मीर मिला लेंगे तो हमारा अखंड भारत पूरा हो जाएगा। ये आप इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के भारत, अखंड भारत बात क्यों नहीं करते? ये पहला आप डगर से हिले। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करी। मैं बताता हूं कि आपके नेता, सर्वोच्च नेता जो बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद तो चोंच बंद हो जाती है। ये सही हिंदी है, क्योंकि उसके नीचे की लाइन के जितने मंत्रीगण, जितने नेता, जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जितने कार्यकर्ता हैं, क्या वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी सब इंसानों को साथ लेके चलने की बात करते हैं? क्या हम इस देश के अंदर, आपके राज्य में, चाहे राज्यों में चाहे केंद्र में, क्या रोज हिंदू मुसलमान होता हुआ नहीं देखते? क्या रोज ठाकुर ब्राह्मण दलित SC ST होता हुआ नहीं देखते? क्या कदम उठाते हैं आप अपने इंटीग्रल? और एक बात याद रखिएगा, सिंगल भारतीय कल्चर, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं जो आपके कहीं भी मूल में नहीं था। इसकी वजह से हुआ यह है कि जो भारतीय जनसंघ के मूल 8 पॉइंटर थे, उसको रिड्यूस करके हाल की आपने राजनीति में कन्वर्ट कर दिया है, यानी आप अपनी डगर से भटक गए। वरना पाकिस्तान और बांग्लादेश अखंड भारत में मिलाइए, या तो फिर आप मना कर दीजिए कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते ही। तो कुल मिलाकर निशान जी का कहना है कि डगर से भटक गए। हमारा विषय है कि डगर बदल दी गई, डगर बदल के मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की गई। प्रताप भानु शर्मा जी के साथ में हम जुड़ते हैं और प्रताप भानु जी, आपसे जानना चाहते हैं, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी चुनौती के तौर पर सामने थी, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल था, गांधी की विरासत थी, नेहरू का तजुर्बा था, इंदिरा गांधी का पराक्रम था, राजीव गांधी की दूरदर्शिता थी, पर भाजपा इन सबको लांघते हुए आज इस जगह पर पहुंची है। भाजपा की तरक्की में कांग्रेस के योगदान के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे प्रताप भानु जी? भाजपा का जो विस्तार हुआ है, भाजपा जो हर तरफ दिखाई दे रही है, इसमें कांग्रेस ने अपनी क्या भूमिका निभाई है, इसमें जानने में हमारी दिलचस्पी है। भाजपा पर टिप्पणी हमारे सारे पैनलिस्ट कर रहे हैं, पर कांग्रेस ने क्या भूमिका निभाई भाजपा के विस्तार में, इस पर आपसे टिप्पणी अपेक्षित है। देखिए दीदी जी, भाजपा के विस्तार में कांग्रेस की भूमिका तो कुछ है ही नहीं और ना हो सकती। भाजपा के चरित्र को उजागर करने में बड़ी भूमिका है शिवानंद जी, और ये वही भाजपा है उदारवादी विचारों से जिसका वर्णन अभी हमारे विजय जी ने किया कि अटल जी ने जब 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना करी थी, किन आदर्शों पर चलने की बात करी थी, चाल, चरित्र, चेहरा और भाषा। आज इन 40 वर्षों में ये चारों चीज गायब हो गई। साम दाम दंड भेद के लिए, कुर्सी के लिए, ये इस भाजपा में मौका परस्ती, कुर्सी का प्रेम और सांप्रदायिकता का जो एक पुट आया है, कट्टरपंथिता, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की लाइन पर चलने की बात करी है, तो ये कैसे स्वीकार हो सकती है गांधी जी के सिद्धांत वाली पार्टी को? और जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की दुहाई देते हैं, परंतु उनके हत्यारों को साथ लेकर चलते हैं। एक बार बताएं, कैसे हो सकता? प्रताप भानु जी एक बात बताएं, कट्टरबंदी कहां रही भाजपा, जिसने महबूबा मुफ्ती के साथ में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर दिखा दी, चलाने में सहयोग दे दिया,
इससे ज्यादा और क्या आप चाहते हैं उनकी धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण के लिए? ये उदाहरण आपके सामने है। फिर आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता, कट्टरता। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाने वाले लोगों पर यह आरोप प्रताप भानु जी लगा रहे हैं। आश्चर्य, पहला सवाल। दूसरा, आपसे जानना है कि आपका कहना है कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। कैसे कह दे रहे हैं आप? इतनी मजबूत, इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी होते हुए जिस पार्टी को आप सिरे से खारिज करते थे वो हर तरफ छा गई। तो क्या मानते नहीं कि आपकी नाकामी, आपकी दूरदर्शिता, आपका कमजोर नेतृत्व, आपका लचर संगठन और आपका अपनी विचारधारा से भटकाव भाजपा के इस उत्कर्ष में बड़ा कारण बना? इस सत्यता को स्वीकारने के लिए प्रताप भानु जी को कोई परेशानी? नहीं, परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा से भटकाव नहीं है। भटकाव है तो बीजेपी का और बीजेपी नेतृत्व का है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो लोगों की बंधक पार्टी बन गई है जी। आज कार्यकर्ता आधारित, जनता के विश्वास पर आधारित पार्टी नहीं है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं, नौजवानों की कोई सुनवाई नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं पर बात दूसरी करते हैं। प्रताप भानु जी, मैं फिर रोकता हूं आपको। बड़ी सहजता से आपने कह दिया दो लोगों की बंधक पार्टी। इतना बड़ा देश, 12 करोड़ सदस्य, इसके बावजूद भी दो लोग जैसा चाहते हैं पार्टी चलाते हैं। इसे आप नेतृत्व की सफलता, नेतृत्व की उपलब्धि, भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपने नेतृत्व के प्रति समर्पण, भाजपा के नेताओं का अपनी विचारों के प्रति समर्पण के रूप में नहीं देखेंगे? दो लोगों की बंधक पार्टी, कोई तलवार लगा रखी है, कोई तोप लगा रखी है, कोई बंदूक की नोक पर काम कराए जा रहे हैं। दो लोग फैसला लेते हैं और पूरा पार्टी मानने को तैयार हो जाती है। इस पर कुछ तो टिप्पणी करेंगे प्रताप भानु जी? ऐसा कैसे हो पा रहा है? हम लोगों से तो अपने घर में नियंत्रण नहीं बनता, अपनी पत्नी से बोलते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होती। ये 12 करोड़ लोगों को अपने अनुसार चला रहे हैं, इस उपलब्धि पे कुछ नहीं कहेंगे? 18 करोड़ हिमांशु जी, 12 करोड़ इनकी भाषा, इनके बोलने का तो कोई नहीं थी जो 25 करोड़ करते हैं 12 करोड़ को। आप अपने अनुसार आंकड़ा लीजिए प्रताप भानु जी, एक हटा देते हैं 2 करोड़ मानेंगे या इसमें भी ऐतराज है? रिकॉर्ड मांगोगे तो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने पूरा रिकॉर्ड कायम कर दिया। झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, यह प्रताप भानु जी का कहना है। लेकिन मैं एक गंभीर चर्चा के लिए वैदिक जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आरोप तमाम स्तर पर विपक्ष लगाता है वो यही कह के संतोष करता है कि ये पार्टी तो 2 और 2 के लिए हो गई। लेकिन 2 लोगों के हाथों से इतना बड़ा नेतृत्व अगर चल रहा है, इसे आप खामी मानते हैं या उपलब्धि मानते हैं? इसे एक दल की विशेषता के तौर पर देखते हैं वैदिक जी? आपका म्यूट का बटन दब गया है वैदिक जी, मैं आग्रह करूंगा उसे अनम्यूट कर दें। जी अब ठीक है जी, अब ठीक है जी। अच्छा, अगर भारतीय राजनीति के चरित्र का विश्लेषण करें जी तो भाजपा बिल्कुल वैसी ही बन गई है जी जैसी कि दूसरी पार्टियां हैं जी। क्योंकि भाजपा में भी, जैसे इन्होंने प्रताप भानु जी ने कहा कि 2 आदमियों की पार्टी है जी, तो उसको यूं कहा जाता है कि भाई भाई पार्टी है जी लेकिन कांग्रेस क्या है? वो माँ बेटा पार्टी है जी कोई चचा भतीजा पार्टी है जी, कोई बाप बेटा पार्टी है, कोई बुआ भतीजा पार्टी है और कोई चाचा भतीजा पार्टी है। तो हमारे देश में सारी पार्टियों का चरित्र जो है वो पारिवारिक हो गया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं जी। इसलिए भाजपा को उसमें दोष देना और उसको अलग करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसके प्रति अन्याय है। सारी पार्टियों का चरित्र ऐसा हो गया है, सारी पार्टियों में से आंतरिक लोकतंत्र लुप्त हो गया है जी। आंतरिक लोकतंत्र हमारी पार्टियों में है ही नहीं जी। हमारी पार्टियों में क्या, हमारे मंत्रिमंडलों के अंदर, प्रदेशों में भी और केंद्र में भी कभी किसी मुद्दे पर खुल के बहस नहीं होती है जी। हमारी संसद में कानून भी आनन फानन ढंग से पास कर दिए जाते हैं जी। इसलिए ये लोकतंत्र का अवमूल्यन सर्वव्यापी है। लेकिन भाजपा से जो मुझे शिकायत है जी, वो ये कि जो, जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि जो बड़े नारे थे जिनको लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे बढ़े थे, जिनको लेके दीनदयाल जी अपनी बात कहा करते थे, उनसे भी मेरा बहुत ही इंटरेक्शन हुआ करता था जी। वो कौन से काम है, लोग उनको भूल गए, उनके बारे में कोई बात नहीं होती जी। उनके बारे में कोई दृष्टि न भाजपा के पास है, न कांग्रेस के पास है, न
कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। अखंड भारत का क्या मतलब? क्या पाकिस्तान को खत्म करना? क्या बांग्लादेश को खत्म करना? अगर बांग्लादेश हमने बनाया तो हमने उस खंडित भारत के और खंड कर दिए। मेरा कहना यह है कि एक बृहत्तर भारत की कल्पना होनी चाहिए थी, एक आर्यावर्त की कल्पना होना चाहिए थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि भारत पाक एका संघ बनाओ, तो मैं डॉक्टर लोहिया से कहा करता था कि भारत पाक क्यों, अफगानिस्तान क्यों नहीं, ईरान क्यों नहीं, सेंट्रल एशिया के 5 रिपब्लिक क्यों नहीं? इन सारे देशों में पिछले 55 साल में मैं जाता आता रहा हूं, इनके अंदर रहने का मौका मुझे मिला है। ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। 200 साल पहले तक ये सारे एक ही राज्य के अंतर्गत थे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि इन पे एक ही शासन राज करे, लेकिन ये पूरा परिवार है हमारा। हम एक संयुक्त लोकसभा क्यों नहीं बनाते हैं? हम एक संयुक्त बाजार क्यों नहीं बनाते हैं? हम पासपोर्ट और वीजा खत्म क्यों नहीं करते हैं? हमारे यहाँ ये मुक्त व्यापार क्यों नहीं होता है इन सारे 16-17 देशों के बीच में? कोई नेता हमारे पास ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी ने एक जमाने में कोशिश की थी, जब ये दक्षेश बना, और बांग्लादेश के नेताओं ने कोशिश की थी कि कुछ हो जाए, लेकिन आज तक अखंड भारत के बारे में, बृहत्तर भारत के बारे में कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, हिंदी का सवाल। हिंदी के सवाल पर अटल जी के यहाँ, अटल जी के घर पर सभा में मैंने कहा जब वो प्रधानमंत्री थे कि अटल जी, हिंदी के लिए आपने क्या किया? हिंदी ने आपको बनाया प्रधानमंत्री। उनके भाषण सुनने के लिए उनके विरोधी भी जान देते थे, उनकी हिंदी इतनी जबरदस्त थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि अटल जी, आपने हिंदी के लिए क्या किया? कोई काम हिंदी के लिए नहीं हुआ, न मोदी की सरकार में हुआ, न अटल जी की सरकार में हुआ। तो दूसरा काम ये था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो नारा लगाया। तीसरी बात मुझे ये कहना है कि भारत को हमें महाशक्ति बनाना है, तो परमाणु बम ठीक है इंदिरा गांधी ने बनाया, और नरसिंह राव जी फिर उसका प्रयोग करने वाले थे मूल रूप से, वो अटल जी ने किया, वो श्रेय अटल जी को है। पर महाशक्ति भारत को उन्होंने बनाया। लेकिन आज भी भारत की दशा क्या है? भारत में गरीबी वैसी ही है जैसी कि पहले थी, बल्कि बढ़ रही है। 120वां स्थान है उसका। हमसे बांग्लादेश बेहतर है, हमसे श्रीलंका बेहतर है, हमसे कई छोटे छोटे राष्ट्र बेहतर हैं। हम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यानी देश में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप भाजपा को दोष देने के बजाय ये क्यों नहीं कहते कि सब पार्टियों का चरित्र एक जैसा हो गया है? उसका कारण क्या है कि नेता लोग हमारे यहाँ जो हैं वो दृष्टि संपन्न नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास अपना कोई नक्शा नहीं है, उनमें पढ़े लिखे होने की कमी है बहुत। वो बात अब उनमें है नहीं जो दीनदयाल जी में थी, वो बात उनमें है नहीं जो जवाहरलाल नेहरू में थी, उनमें वो दमखम है नहीं जो इंदिरा गांधी में था, उनमें वो दृष्टि है नहीं जो नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी में थी। तो मेरा कहना यह है कि देश एक निराशा के दौर से गुजर रहा है। इस निराशा के दौर से देश को निकालना है, और इसमें एक पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना है, और बाहरी तौर पर देश को बहुत शक्तिमंत बनाना है। समता मूलक विचार हमको फैलाना है। देश में विषमता बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, इसको रोकने कुल मिलाकर वैदिक जी ने उन सारे दावों के प्रतिकूल टिप्पणी की है जो भारतीय जनता पार्टी व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी तो बताती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में महाशक्ति बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी इस देश के नेता नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं। और वैदिक जी का कहना यह है कि कोई दृष्टि नहीं है, दृष्टि का अभाव है। जो दृष्टि पहले के नेताओं में थी वो दृष्टि दिखाई नहीं देती है। निशांत जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनकी बात को सुनते हैं और एक बार फिर चिंतामणि जी को रुख करने की कोशिश करेंगे। जी निशांत जी, मैं वैदिक जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि खास करके अखंड भारत को लेकर के, क्योंकि मूलतः मेरे ध्यान से भी यही बात बैठती है कि अखंड भारत तो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार बर्मा तक होना चाहिए था, यदि हम उस परिभाषा को देखें। लेकिन जैसा आपने प्रोग्राम कहा कि कहां बदल गई डगर, तो अपने जो इस समय इस देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, अब इसी के अंदर वो सारे के सारे पैंतरे जो ओल्ड हॉट प्रोसेस थे उनको अपना लो। इसी में तुम पाकिस्तान बना लो कि कोई मुसलमान है तो बोलो उसका घर पाकिस्तान, और निशांत वर्मा जैसा अगर बीजेपी की बुराई कर दे या मोदी पे सवाल कर दे तो मुझे कहा जाता है तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो ये अखंड भारत इनका इतना ही रह गया। और जहां इंक्लूसिविटी की बात आती थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले बीजेएस और आरएसएस और इन लोगों की जो थॉट प्रोसेस थी कि सबको साथ लेके चलना है,
नारा जरूर दे दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता। मैं फिर दोहराता हूं, हिंदू मुसलमानवाद, जात पात 24 घंटा इस देश के अंदर, खास करके उस बेल्ट में जो वैदिक जी ने कहा कि हिंदी के बारे में क्या किया, यहां तो सुपर डुपर चलता है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या मूल जो पॉइंटर्स थे जिनके आधार पे आरएसएस हो, बीजेएस हो या बीजेपी हो ये बनी, क्या इसके अंदर कोई स्टडी करेगा कि कैसे इन्होंने अपने आप को इतनी बड़ी थॉट प्रोसेस से इतना छोटा बना दिया और अब उसी में खेल के सोचते हैं कि हम तो हमेशा के लिए रहेंगे। माफ कीजिएगा, जब तक आप इस छोटे से प्लेग्राउंड से बाहर नहीं निकलेंगे कि जिसके अंदर सारा दिन प्रचार मंत्री और होम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सारा दिन सारी रात सिर्फ इलेक्शन 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 करें। इलेक्शन से आइडियोलॉजी होती है क्या? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपको मुबारक हो, मैं बता रहा हूं, इससे देश का कभी भविष्य नहीं सुधरेगा। और जहां तक विश्व गुरु बनने की बात है, भूल जाइए। मैं निशान जी फिर आपसे सवाल करता हूं, आपको इतनी शिकायत है, इतनी नाराजगी है, इतने सवाल हैं, पर इसके बीच में पिछले 10 साल के अगर राजनीतिक पटल पर दृष्टि डालते हैं तो भाजपा का विस्तार हर तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2016 में पश्चिम बंगाल में जो पार्टी महज 3 विधानसभा सीटें जीतती है, उसके संदर्भ में कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में संभव है कि सरकार बन भी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार बनी जाए, लेकिन इस हैसियत तक उसने आपको ला दिया। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग जगहों पर आपको मौजूदगी दिखाई देती है, विस्तार लगातार होता हुआ दिखाई देता है। इतनी शिकायतों के बाद ये विस्तार कैसे है, इस पर कोई दृष्टि देंगे निशांत वर्मा जी? विस्तार तो है, इससे तो आपका इंकार नहीं। सरकारें लगातार कई राज्यों में बन रही है, इससे आपका इंकार नहीं। क्यों बन रही हैं, इस पर कोई दृष्टि आपसे? देखिए, सरकारें बन भी रही हैं, बिगड़ भी रही हैं, दोनों चीजें होनी। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं जवाब देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दिख क्यों रही है। सारा दिन प्रधानमंत्री देश के कार्य छोड़ करके अगर इधर उधर इलेक्शंस में जा करके, यहां तक कि होम मिनिस्टर एक कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हैदराबाद जा करके अगर इस तरीके से अपने को प्रदर्शित करेंगे, सारा मीडिया उनके पीछे पड़ा रहेगा और इस वजह से आपको पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जिस राज्य में आप है, छत्तीसगढ़ में, वहां क्या हुआ। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उसके बाद कैसे तोड़ मोड़ के बना वो छोड़ दीजिए। आप जानते हैं आपके बगल के राज्य का तो नारा दिया जाता है कि पूरा झारखंड हो गया। आप जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में हालत हुए। आप जानते हैं तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, केरल में बीजेपी नहीं है, कर्नाटका में किस तरीके से इनके हालात आप जानते हैं, भली इनकी सरकार बनी। महाराष्ट्र में इनकी हालत क्या हुई, गुजरात में हारते हारते बच गए 2017 में, राजस्थान में क्या, पंजाब में कहीं दिख नहीं रही, जम्मू कश्मीर का क्या हाल है ये खुद जानते हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड के अंदर क्या होने वाला है, हिमाचल की क्या परिस्थिति। आपको यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का। निशान जी, मैं माफी चाहूंगा, आपने काफी विस्तार से बोला, मैं सब जानता हूं, ये आप बता रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन उसके 4 महीने बाद जब लोकसभा हुई तो उसी तरीके से सब तरफ भाजपा ही भाजपा रही। 11 में क्या हुआ हम जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप भी निशांत वर्मा जी जानते हैं कि लोकसभा हुआ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। एक अदद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत पाने में कामयाब रहे। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या महाराष्ट्र में हुआ, क्या झारखंड में हुआ, फेरिस्त है लोकसभा के संदर्भ में, इसीलिए 303 का आंकड़ा है। मेरा सवाल तो केवल आपसे इतना है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विपक्ष के द्वारा भी सम्मान पाने वाले नेतृत्व के रहते हुए इस देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत के लायक नहीं माना, उस भारतीय जनता पार्टी को, उस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और अमित शाह की रणनीति को देश की जनता ने 2-2 बार स्पष्ट बहुमत के साथ जनादेश दिया है। कुछ तो टिप्पणी करेंगे निशान जी आप इस पर? जी, मैं बिल्कुल इस बात पे कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने अमित शाह को चाणक्य नीति या उनकी जो रणनीति है और मोदी जी का जो आपने बात कहा, लेकिन इसके लिए मैं खुद अडवाणी जी की किताब को कोट करूंगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी, पेज नंबर 769, लास्ट पैराग्राफ। वो बहुत अच्छे से लिखते हैं कि 2004 में वो जो हारे थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी, जो हारी थी 2004 में, उसके अंदर था अवर ओपोनेंट्स नेगेटिव कैंपेन प्रिवेल्ड ओवर अवर पॉजिटिव कैंपेन। इनका तात्पर्य कहने का ये था उसके अंदर कि जब नेगेटिव कैंपेन बहुत ज्यादा होती है तो किसी की पॉजिटिव कैंपेन भी होगी तो शायद वो दब जाती है। ये हमारे भारत के इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट है। तो अगर कोई पॉजिटिविटी में अगर अपनी बात को रखता है और उसकी वजह से अगर इलेक्शन हार भी जाता है तो चलेगा, क्योंकि राफेल का मुद्दा दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी के साथ लोगों तक जाते हैं इतना ज्यादा किसी पार्टी के लिए, तो हो सकता है आप सीटें जीत रहे, इलेक्शन जीत रहे, 1 नहीं 2 बार नहीं,
अटल बिहारी जी तो 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा संन्यास लेना पड़ता है कि फिर दिखाई नहीं देते। तो कुल मिला के आगे के संन्यास को लेकर आशान्वित है। कुछ हस्तक्षेप वैदिक जी करना चाह रहे थे, उनकी बात सुनते हैं और फिर जाके मैं बादल सरोज जी के पास आऊंगा। जी वैदिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, एक बड़ा कारण क्या है जी। ये तो ठीक है कि भाजपा को अप्रत्याशित और अपूर्व विजय मिली है जी, और उसका श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिलना ही चाहिए जी। उसके अलावा आप और किसको देंगे जी। लेकिन इन दोनों से भी बड़ा श्रेय हमारे देश के विरोधी दलों को है जी, कि जिनके पास कोई नेता ही नहीं जी। एक बारात है, कोई दूल्हा है ही नहीं जी, बिना दूल्हे की बारात है। सारे विरोधी दलों में किसी एक नेता का नाम मुझे बताइए जो इनको टक्कर दे सके। कहाँ तो इंदिरा गांधी और कहाँ राहुल गांधी, कोई है टक्कर देने वाला? कोई है ही नहीं। तो टक्कर ही नहीं है तो फिर जाकर मुकाबला किस बात का? ये वैदिक जी पहले भी कहते रहे, अभी भी उनका ये कहना है। लेकिन बादल सरोज जी, मैं आपके पास आखिरी बातचीत क्लियर होगा क्योंकि मेरे पास समय सीमित है और आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि भाजपा जिस राह पर चल रही है, जिस राह पर चलते हुए अपने आप में मुग्ध है, जिस राह पर सफलता की इबारतें लिख ली जाती हैं, ऐसे में देश के लोकतांत्रिक भविष्य को किस निगाह से बादल सरोज देखते हैं? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम इस चर्चा में छूट गया जी, और वो है भारतीय जनता पार्टी ने कॉरपोरेट के पैसे को जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण करने के लिए इस्तेमाल किया है जी, कॉरपोरेट के मीडिया को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, वो पूरी दुनिया के लोकतंत्र में एक असाधारण काम जी। तो ये भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक संकेत है, क्योंकि आज हो सकता है कि वो मोदी जी उनकी पहली पसंद हो, लेकिन कॉरपोरेट केवल मुनाफे के लिए काम करता है और मुनाफे के लिए अगर उन्हें और भी किसी अवतार की आवश्यकता होगी तो अपने मीडिया के जरिए या अपने धनबल के जरिए वो उसको भी इस देश की जनता पर थोप सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के लिए ये बहुत चिंताजनक समय है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मूल्यों में जो पराभव हुआ है अटल जी और अडवाणी जी के मूल्यों की तुलना में देखें तो वो समूचे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। बाकी बहुत चिंताजनक मानते हैं मूल्यों के पराभव के संदर्भ में, लेकिन इस देश में मूल्यों के पराभव के संदर्भ में पौराणिक कहानियां पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। सतयुग में राम ने जिन सिद्धांतों के आधार पर लड़ाई लड़ी, द्वापर तक पहुंचते पहुंचते उन्हीं विष्णु के अवतार कृष्ण ने उस रास्ते को मुफीद नहीं माना। अब कुछ भाजपा के नेता तो बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम नरेंद्र मोदी जी को भी 11वें अवतार के रूप में याद रखेंगे, तो फिर शिकायत किस बात की? कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 41 साल के राजनीतिक सफर में सफलता की जो इबारत लिखी है वह अपने आप में अविस्मरणीय है। इसको लेकर आप शिकायत कर सकते हैं, नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, उत्साहित भी हो सकते हैं, पर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सच्चाई है कि आज भले ही आप दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने पर सवाल करें, पर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और आज उसका स्थापना दिवस है। तो कुल मिलाकर इस सफर तक पहुंचाने में जिन्होंने भी योगदान दिया है उन सभी के योगदान को हार्दिक बधाई, क्योंकि आपके प्रयास, आपके प्रयत्न, आपकी सफलता के लिए निश्चित रूप से बधाई के हकदार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस तरीके की सफलता भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है उसके संदर्भ में एक शेर हमें मिला है, वो शेर आपसे साझा करते हैं। हमारा आज का शेर ये कहता है कि तुम्हें मौजों से डर है और मेरा तजुर्बा ये है कि तुम्हें मौजों से डर है और मेरा तजुर्बा ये है कि मैं साहिल पे मौजों का सहारा लेके पहुंचा हूं। मौजें मतलब लहरें, लहरों से जिनको डर लगता है, भाजपाइयों का कहना है कि उन लहरों पर चढ़कर ही हम किनारे तक पहुंच जाते हैं। देखें भाजपा के सफर को रोक पाने में कौन कब कहां कामयाब होगा। इंतजार आपको भी, इंतजार बाकी को भी। बहरहाल मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।